नमस्कार साथियों, रीट के प्रश्न पत्र हल करने की इस निःशुल्क परिचर्चा में आपका स्वागत है। कल हमने हड़प्पा और वैदिक सभ्यता से संबंधित जो प्रश्न आए हैं रीट एग्ज़ाम में उनको हल किया था। आज हम मौर्य काल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे जो रीट एग्ज़ाम में आए हैं। आज का जो टॉपिक है वो लगभग प्राय हर एग्ज़ाम, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर हो या रीट एग्ज़ाम हो, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हो या फिर पटवारी या जो भी एग्ज़ाम, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो हम जो रीट एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन प्रश्नों को हल करने के क्रम में परिचर्चा करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इंडिका का लेखक है। तो ए ऑप्शन कौटिल्य, बी मेगस्थनीज, सी प्लिनी, डी विष्णुगुप्त। आगे हम इन सभी ऑप्शनों पर चर्चा करें उससे पहले वास्तविक उत्तर क्या है उस पर टिक कर देते हैं। वास्तविक उत्तर है इसमें मेगस्थनीज। तो हमें मेगस्थनीज के संदर्भ में चर्चा करनी है। मेगस्थनीज कौन क्या था? पहली बात, मेगस्थनीज सीरिया का शासक था। सेल्यूकस निकेटर जो यवन शासक था और उसका राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जो ऐतिहासिक दृष्टि से भारत में आने वाला पहला राजदूत था। अब यहाँ ध्यान, ये थोड़ा सा हमने इसीलिए इसको पॉइंट आउट किया है, ये ध्यान रखना, यूनानी, अगर बात यह है कि किस देश का राजदूत था तो वहाँ यूनान न होकर ये होगा सीरिया, क्योंकि ये सीरिया का यवन राजदूत था। क्योंकि सेल्यूकस था वो सीरिया का यवन शासक था। जैसे भारत में भी यूनानी शासकों ने शासन किया जिन्हें हम इंडो ग्रीक बोलते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से ये सीरिया का यवन शासक था और उसका ये राजदूत था। तो देश के क्रम में सीरिया का राजदूत था मेगस्थनीज। अब बार बार हम परिचर्चा करते हैं कि मेगस्थनीज की इंडिका में ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं, मूल इंडिका हमें नहीं मिली है। मूल इंडिका तो ये मान लो बकरी खाएगी। अब फिर सवाल ये उठता है कि हमारे पास कैसे, हम बार बार ये लिख रहे हैं कि प्रशासन की ये जानकारी वो जानकारी तो मिल कैसे रही है? मूल इंडिका नहीं मिली। इंडिका में उसने बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक बातें लिखी भारत के संदर्भ में। इतनी आश्चर्यजनक बातें लिखी कि जैसे भारत में सोना निकालने वाली चिट्टियां हैं और वो सोने की खदानों से सोना निकाल कर लाती हैं, या भारत की चिट्टियां हमारे विलायती जो हमारे कुत्ते हैं उन कुत्तों के बराबर हैं, यानी बंगाल कुत्ता और आपड़ी जो कीड़ी बराबर ही हो सके भाई को ढंग को कोई मकोड़ो पाती आगो होगो। लेकिन खैर ये बात उन्होंने क्या किया है कि इसको इस रूप में इतनी आश्चर्यजनक बातें लिखी हैं, बहुत जैसे मौर्य प्रशासन का, नगर प्रशासन का वर्णन किया, बहुत आश्चर्यजनक वर्णन किया, और उस वर्णन को कोट कर दिया प्रवृत्ति लेखकों ने जिन्होंने उसकी किताब को पढ़ा था। मूल इंडिका तो हमें नहीं मिली, लेकिन जिन लोगों ने उस किताब को पढ़ा था, जैसे एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, स्ट्रैबो, डियोडोरस, यानी मूल इंडिका हमें नहीं मिली, लेकिन इसके उद्धरण मिल गए हमें। एरियन ने भी इंडिका नाम से ही लिखी है पुस्तक। तो एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क जिसने पैरेलल लाइन नाम से पुस्तक लिखी थी, डियोडोरस, इनके उदाहरणों से हमें वापस इन्होंने, या फिर प्लिनी, इनके उदाहरणों से हमें वापस इंडिका मिल रही है। तो मूल इंडिका तो नहीं मिली, लेकिन इनके उदाहरणों से हमें ये इंडिका मिल रही है। और 1846 में स्वानवेक नाम के व्यक्ति थे, स्वानवेक, इन्होंने इनके उदाहरणों से संकलन कर लिया। जहां जहां एरियन ने, प्लूटार्क ने, प्लिनी ने, जहां जहां
मेगस्थनीज को कोट करके कोई बात लिखी, उन सबको एक जगह कर लिया, अर्थात संकलन कर लिया। तो इंडिका का वापस संकलन किसने किया? स्वानवेक ने। और फिर इसका अंग्रेजी में प्रकाशन या इसे अंग्रेजी में अनुवाद किया इसका मैक क्रिंडल ने। अब कई बार ये गड़बड़ हो जाता है कि साहब संकलन किसने किया और अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। तो संकलन स्वानवेक ने संकलन किया और मैक क्रिंडल ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। मैक क्रिंडल ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। मेगस्थनीज 7 साल तक भारत में रहा था, 305 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक। अब हमारे ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन था, उससे पहले चर्चा ये करें कि मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में क्या क्या बातें लिखी हैं। ये भी हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित प्राय प्रश्न आते हैं। तो मेगस्थनीज के अनुसार भारत का समाज 7 वर्णों में विभक्त था, जो क्रम से इस प्रकार से हैं। सबसे पहला उसने दार्शनिक वर्ग को बताया है, और दार्शनिक वर्ग को भी उसने 2 भागों में बांटा है। मेगस्थनीज ने दार्शनिक वर्ग को एक ब्रेकामेन और दूसरा सारमेन, दार्शनिक वर्ग को 2 भागों में बांटा है, ब्रेकामेन और सारमेन। ब्रेकामेन यानी जो सन्यासी ब्राह्मण है, और सारमेन यानी जो गृहस्थ ब्राह्मण है। तो इसमें एक तो ये बताते हैं, कुछ व्यक्ति ये कहते हैं कि इसका मतलब तो ब्राह्मण और इसका मतलब भिक्षु। ये थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं। इसका मतलब ब्रेकामेन का मतलब ब्राह्मण और सारमेन यानी बौद्ध भिक्षु। फिर दूसरा उत्तर, इस ब्रेकामेन का मतलब गृहस्थ ब्राह्मण और इसका मतलब सन्यासी। दोनों क्रम में याद हो जाएंगे, हमें ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, मिक्स नहीं होंगे। मिक्स इसलिए नहीं होंगे, देखो एक तो ब्रेका ब्राह्मण और सारमेन सन्यासी, या इसमें बौद्ध भिक्षु के क्रम में। भाई सारमेन यानी जो कि जीवन का सार समझने का प्रयास करते हो, तो वो तो हो गए सारमेन, और सार जो कि सन्यास जीवन धारण करके, और ब्रेकामेन जो गृहस्थ हैं, एक प्रकार हम ब्रेक डांस ही करें गृहस्थी, तो ब्रेकामेन गृहस्थ हैं जबकि सारमेन है वो सन्यासी हैं। दूसरा वर्ग उसने कर्षक वर्ग को बताया, सबसे ज़्यादा संख्या इन्हीं की बताई है। तीसरा वर्ग पशुपालक व शिकारी, चौथे वर्ग में व्यापारी व शिल्पी, और 5वां वर्ग बताया योद्धा और सैनिक, 6वां है निरीक्षक और गुप्तचर, और 7वां मंत्री या प्रशासक वर्ग। तो ये 7 वर्ग बताए मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में। इसके अलावा मेगस्थनीज ये लिख रहा है कि भारतीय मुख्य रूप से 2 देवताओं डायनोसियस और हेराक्लीज की उपासना करते हैं। यहाँ उसने डायनोसियस का तात्पर्य है शिव से, और हेराक्लीज का तात्पर्य है कृष्ण या विष्णु से। याद भी इजीली हो जाएंगे, मिक्स नहीं होंगे कि उसने शिव को क्या कहा है या कृष्ण को क्या कहा है, क्योंकि देखो सीयस यानी शिव और क्लीज यानी कृष्ण, सीयस शिव क्लीज कृष्ण, तो याद करने में भी हमें दिक्कत नहीं रहेगी। इसके अलावा पाटलिपुत्र नगर का वर्णन करता है, नगर के प्रशासन का भी वर्णन करता है। पहले हम नगर के संदर्भ में उसने ये कहा है कि पाटलिपुत्र सोन और गंगा के किनारे यानी संगम पर बसा हुआ है, जो कि 80 गुणा 18 स्टेडिया माप की इकाई है यूनानी, तो 80 गुणा 18 स्टेडिया में फैला हुआ है, यानी 5 स्टेडिया बराबर 1 किलोमीटर, स्टेडिया बराबर 1 किलोमीटर ये माप है। तो इस माप में 80 गुणा 18 स्टेडिया के रूप में ये पाटलिपुत्र नगर है वो फैला हुआ है, इसका वर्णन कर रहा है। इसके अलावा इन्होंने महल का वर्णन भी विशेष तौर से इस मेगस्थनीज को कोट करते हुए एरियन ने ये लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का महल सुसा व एकबतना के महलों से भी कहीं अधिक भव्य है। क्योंकि इस महल के संदर्भ में थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको कि पटना के समीप बुलंदी बाग से इसके महल के अवशेष मिले हैं। एक तो कुम्भरहार गांव के पटना के समीप कुम्भरहार गांव से अशोक के महल के अवशेष मिले, और पटना के समीप बुलंदी बाग से
चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष मिले हैं। ये भी इजी वे से याद रख सकता है। कुम्भहार तो अशोक कुमार, याद करने में तो कुमार कुम्भहार याद रह जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर हमारे दूसरे ऑप्शन में था प्लिनी। प्लिनी प्लिनी के बारे में बता दें, इटली का निवासी था और इसने अपनी पुस्तक प्राकृतिक नेचुरल हिस्टोरी का, लेकिन याद करने में इसको प्राकृतिक इतिहास नाम याद करो, इजी वे से हो जाएगा। प्लिनी प्राकृतिक इतिहास, प्लिनी प्राकृतिक, तो याद इजी वे से याद हो जाएगा। कुल 37 अध्याय हैं इसमें, जिनमें से छठा अध्याय, जो ये छठवां अध्याय है, वो मेगस्थनीज की इंडिका पर आधारित है पूरा का पूरा। तो उस विशेष तौर से इसके 6वें अध्याय से भारत के बारे में जानकारी मिलती है। और प्लिनी इस बात पर दुख प्रकट करता है कि यूरोप का या रोम का धन बड़ी मात्रा में भारत जा रहा है और बदले में कोई, यानी जो विलासी सामग्री है उसको खरीदने के बदले में यूनान का या यूरोप का धन है वो बड़ी मात्रा में भारत जा रहा है। तो इस बात पर वो दुख भी प्रकट करता है। अब हमारा अगला ऑप्शन था उसमें कौटिल्य। ध्यान रखना, एक विष्णुगुप्त भी उसमें ऑप्शन में था। तो विष्णुगुप्त और कौटिल्य तो एक ही, यानी कौटिल्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त और एक अन्य नाम इसका चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान पुरोहित और प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की। अर्थशास्त्र के बारे में हम पिछली क्लास में यह चर्चा भी कर चुके हैं कि 1905 में एक ब्राह्मण ने तंजौर राज्य के पुस्तकालय अध्यक्ष आर शामशास्त्री को ये भेंट की थी और 1909 में शामशास्त्री ने इसका प्रकाशन करवाया था। संस्कृत भाषा में है, जिसमें कि 6000 श्लोक हैं, जो 15 अधिकरण या भागों में विभक्त है। मुख्य विषय है अर्थशास्त्र का राजनीति और प्रशासन। 15 अधिकरण हैं। इनमें देखो, प्रथम अधिकरण में राज्य की सामान्य समस्याएं दी हुई हैं। प्रथम अधिकरण में सामान्य समस्याएं राज्य की और वित्तीय प्रशासन। क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है वो समस्याओं से, समाधान बाद में ढूंढा जाता है। जब समस्या है तभी तो समाधान ढूंढा जाएगा, जैसे जो भी किसी भी संदर्भ में। इसके अलावा दूसरे अधिकरण में प्रशासन के लिए जो महत्वपूर्ण अधिकारी हैं उन अधिकारियों का नाम, पहले में राज्य के लिए जो समस्या है उन समस्याओं का उल्लेख और वित्तीय प्रशासन का उल्लेख। दूसरे में अधिकारियों का उल्लेख, जैसे तीर्थ है या अध्यक्ष हैं तो उन अधिकारियों का उल्लेख। तीसरा है वो दीवानी न्याय से संबंधित है। चौथा अधिकरण है वो फौजदारी न्याय से संबंधित है, फौजदारी न्याय से संबंधित है। पांचवा अधिकरण, पांचवें अधिकरण में इन अधिकारियों के कर्तव्यों और अधिकारों का वर्णन है। कर्तव्य और अधिकार कि इनके क्या अधिकार हैं और क्या इनके कर्तव्य या दायित्व हैं। छठवां अधिकरण है, उसमें राज्य का सप्तांग सिद्धांत है। और सातवें अधिकरण में राज्य की षड्गुण नीति है। षड्गुण नीति देखो, याद करने में बड़ा इजी सरल रहेगा। हालांकि हम इनकी अर्थशास्त्र के संदर्भ में हम ऑप्शन की चर्चा कर रहे हैं, फिर भी एक याद कैसे हो भाई। पहली बात तो यह है कि किसी भी शुरुआत किसी भी चीज़ की है वो समस्या से होगी, तभी समाधान ढूंढा जाएगा। तो पहले में तो समस्या, दूसरे में अधिकारियों के नाम उल्लेख हैं। अब तीसरा दीवानी, देखो यहाँ पर एक, तीसरे में दीवानी, चौथे में फौजदारी, दीवानी यानी 3, फिर फौजदारी यानी 4। तो इसमें तीसरे अधिकरण में दीवानी न्याय और चौथे अधिकरण में फौजदारी न्याय, यानी ये धर्मस्थीय न्याय और ये कंटकशोधन न्याय, इसका वर्णन है। फिर पांचवा हमें खुद को याद करना पड़ेगा कि इसमें इन अधिकारियों के कर्तव्य और दायित्व। छठवा अपने आप कास ऐसा होता कि सप्तांग सिद्धांत 7वें में होता और षड्गुण नीति 6ठे में होती, लेकिन ये उल्टा है। 6वें में सप्तांग सिद्धांत और 7वें में षड्गुण नीति। तो याद करने में इस प्रकार से हम याद सहजता से कर सकते हैं अर्थशास्त्र के संदर्भ में। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, जो कि आर्टेट या रीट 2015 में है। सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? किस वृहद शिलालेख में? तो यहाँ देखो, वृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख
गुहालेख, इसको थोड़ा सा विस्तृत, पहले मैं ऑप्शन बताता हूं, बाद में इस पूरा इसका उल्लेख करें। ये पड़ोसी देशों का वर्णन एक तो दूसरे वृहद शिलालेख में है और एक 13वें में है। तो दूसरा तो ऑप्शन में है नहीं अपने, तो सीधा सा इसमें ऑप्शन में हो जाएगा 13वां। तो सही उत्तर है हमारा 13वां जो शिलालेख है या वृहद शिलालेख है, उसमें इसका वर्णन है। अब पहले हमें यह पता होना चाहिए अभिलेख क्रम में कि अभिलेख क्या है। पत्थर या धातु पर लिखा गया कोई लेख है वो अभिलेख है। अब अभिलेखों की भी अलग, अगर वो शिला पर है तो वो शिलालेख है, स्तंभ पर है तो वो स्तंभ लेख है, गुफाओं के द्वार पर है तो वो गुहालेख है। तो अब इसके क्रम में हमें पहले थोड़े से अशोक के अभिलेखों के बारे में चर्चा करनी होगी। पहली बात, अशोक के अभिलेख, जो अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा वो ईरानी सम्राट दारा प्रथम या डेरियस, जो कि ईरान के अकमनी वंश का था, उसके 3 अभिलेख भारतीय साम्राज्य से मिले थे, परसिपोलिस, बेहस्तून और नक्शे रुस्तम। तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर और फिर अशोक ने अभिलेख लिखवाए थे। तो पहली बात, ईरानी सम्राट दारा से प्रेरणा मिली थी। अशोक के अभिलेख कुल 4 लिपियों में हैं। लिपि 4 हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक और ग्रीक। तो 4 लिपियों में हैं और 3 भाषा हैं। 3 भाषा है, प्राकृत, अरेमाइक और ग्रीक। तो यहाँ ध्यान ये देना है कि ब्राह्मी और खरोष्टी केवल लिपि हैं, जबकि अरेमाइक और ग्रीक लिपि के साथ साथ भाषा भी है। ये दोनों लिपि हैं और ये लिपि भी है तो भाषा भी है। और प्राकृत भाषा है, तो भाषा तो हो गई 3, प्राकृत, अरेमाइक और ग्रीक, और लिपि हो गई 4, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक और ग्रीक। अब इसमें मुख्यतः अशोक के अभिलेख हैं वो लिपि तो है ब्राह्मी और भाषा है प्राकृत, क्योंकि अशोक के स्तंभ लेख और गुहालेख ये तो केवल और केवल ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में है, जबकि शिलालेख हैं वो ब्राह्मी में भी हैं, यानी ब्राह्मी लिपि में भी हैं, खरोष्टी में भी हैं, अरेमाइक में भी हैं, ग्रीक में भी हैं, लेकिन मोस्टली वो ब्राह्मी में हैं। और जो शिलालेख हैं वो प्राकृत भाषा में भी हैं, अरेमाइक में भी हैं, ग्रीक में भी हैं, लेकिन स्तंभ लेख और गुहालेख केवल प्राकृत भाषा में है, केवल ब्राह्मी लिपि में है। तो इसका मतलब मोस्टली अशोक के अभिलेखों की लिपि कौन सी हुई? ब्राह्मी। भाषा कौन सी हुई? प्राकृत। फिर वर्तमान भारत से अशोक के जो भी अभिलेख मिले हैं वर्तमान भारत से, वो सब के सब ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में हैं। हालांकि एरागुड्डी अभिलेख के बारे में थोड़ा सा एक अभी हम आगे चर्चा करेंगे, उसके बारे में ये बताया जाता है कि उसमें ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों का प्रयोग है, लेकिन उसकी हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से क्या है। तो मुख्यतः ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा। D.R. भंडारकर ने अशोक के अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखा है, यानी वह इतिहासकार जिसने अशोक के अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखा है वो है D.R. भंडारकर। ठीक है। अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम खोज की थी 1750 में टिफेन थेलर ने। पादरी थे तो इन्होंने सबसे पहले 1750 में खोज की थी। अच्छा, याद भी रह जाएगा क्योंकि अभिलेख किसके खोज रहे हैं? अशोक के। अब जब अशोक के अभिलेख के खोज कर रहे हैं तो भाई यहाँ काम थोड़ी चल सी, उसको तो एक थैला भी लेना होगा और अकेले थैले से काम नहीं चलेगा, क्या पता पूरा दिन लग जाए, 2 दिन भी लग जाए, तो टिफिन भी साथ में लेना पड़ेगा। टिफेन थेलर। तो याद करने की दृष्टि से ये थोड़ा सा कि भाई मैं याद कैसे करता हूँ वो बात यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी आप इसको कि साहब आप क्या थैला टिप्पणी ये बता रहे हो, इसी वजह से बात ये बता रहा हूँ कि याद कैसे मैंने याद कैसे किए हैं। तो टिफेन थेलर जिसने कि सबसे पहले अशोक के दिल्ली मेरठ अभिलेख को खोजा था, जबकि अशोक के अभिलेखों में को पढ़ने का कार्य सबसे पहले किया था जेम्स प्रिंसेप ने। नाम थोड़ा सा सही, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेख या ब्राह्मी लिपि, अगर ये पूछे कि ब्राह्मी लिपि को भी सबसे पहले किसने पढ़ा है, ब्राह्मी लिपि को भी सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। तो ब्राह्मी लिपि में सब जेम्स प्रिंसेप ने इस दिल्ली टोपरा
स्तंभ को सबसे पहले पढ़ा था। यानी खोजा गया अभिलेख तो है पहला दिल्ली मेरठ, जबकि पढ़ा गया अभिलेख है दिल्ली टोपरा। खोजने का कार्य किया 1750 में टिफेन थेलर ने और पढ़ने का कार्य किया जेम्स प्रिंसेप ने। अब अशोक के अभिलेखों को हम 3 भागों में बांटेंगे। हमारे पास अशोक के अभिलेखों के 3 भाग रहेंगे। 3 भाग कौन कौन से रहेंगे? एक शिलालेख, दूसरे स्तंभ लेख और तीसरे गुहा लेख। तो सबसे पहले हम शिलालेखों की चर्चा कर रहे हैं। अशोक के शिलालेख, और शिलालेखों की भी 2 श्रेणियां हैं, एक बृहद शिलालेख, दूसरे लघु शिलालेख। तो सामान्यतः शिलालेख का तात्पर्य बृहद शिलालेखों से ही है, जो 8 विभिन्न स्थानों से मिले हैं और जिन पर प्रत्येक पर 14 लेख लिखे हुए हैं। तो प्रत्येक, ये थोड़ा सा कंफ्यूज वाली बात कई बार, हालांकि जिनके इतिहास विषय है पहले से, उनके लिए तो दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सामान्यतः कई प्रत्याशी, जैसे हम चर्चा करते हैं कि कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। अब 13वें का अभिप्राय क्या है, या धम्म महामात्रों की नियुक्ति अशोक के 5वें शिलालेख से मिलती है, तो 5वें शिलालेख का अभिप्राय क्या है? कई बार हम क्या सोचते हैं, इसमें थोड़ा सा, कई बार हम क्या सोचते हैं कि साहब ऐसे ये 13 शिलाएं हैं, प्राय जो हम सोचते हैं वास्तविकता नहीं है कि अलग अलग इस प्रकार से अलग अलग शिलाएं होंगी, उनमें जो 13 नंबर की शिलाएं आएगी उस पर हो सकता है कलिंग युद्ध की बात लिखी हो। ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, प्रत्येक जैसे 8 विभिन्न स्थानों से बड़ी शिलाएं जो लिखे हुए हैं, और उन 8 में सभी में 14-14 बातें, जैसे ये पहली बात, ये दूसरी बात, ये तीसरी बात, ये चौथी, ये 5वीं, ये 6वीं, इस प्रकार से लिखते हैं। और 13वें क्रम पर कलिंग युद्ध वाली बात है, वो इसमें भी है, इसमें भी है, यानी शाहबाजगढ़ी में भी है, तो मानसेरा में भी है, तो इसमें भी है, इसमें, हाँ आगे हम चर्चा करेंगे। धौली और जोगढ़ में नहीं है। धौली और जोगढ़ क्यों नहीं है, आगे चर्चा करेंगे हम। तो यहाँ ध्यान ये रखना कि 13वें शिलालेख का मतलब 13 शिला नहीं है, प्रत्येक शिला में 13 नंबर पर बात, तो 14-14 बातें हैं। इसलिए इन शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14, यानी बृहद शिलालेखों की संख्या है 14 है। ठीक है, ये 8 विभिन्न स्थानों से मिले हैं। अब वो स्थान कौन कौन से हैं हमारे पास? शाहबाजगढ़ी जो कि पेशावर पाकिस्तान में है, मानसेरा हजारा पाकिस्तान में है, ये दोनों के दोनों खरोष्टी लिपि में है, ये दोनों खरोष्टी लिपि में है जो पाकिस्तान से मिले हैं। फिर इसके अलावा कालसी देहरादून उत्तराखंड में है, गिरनार जूनागढ़ गुजरात में है, सोपारा थाने महाराष्ट्र, एरागुड्डी करनूल आंध्र प्रदेश, धौली और जोगढ़ दोनों उड़ीसा में, एक पुरी में, एक गंजाम उड़ीसा में। अच्छा, ये धौली वाला है, ये जोगढ़ वाला और धौली वाला, तो एक तो संपा को, जो संपा के अभी चर्चा करेंगे हम अधिकारियों को, अशोक ने संपा और जोगढ़, जोगढ़ तो हो गया तोसाली, संपा और तोसाली के अधिकारियों को संबोधित करते हुए लिखे हैं ये दोनों। तो यहां ये सब के सब, यानी 8 विभिन्न स्थानों से शिलाएं मिली हैं। 8 विभिन्न स्थान, शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, गिरनार, सोपारा, एरागुड्डी, धौली, जोगढ़, जिनमें से 2 हैं खरोष्टी लिपि में, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा, और बाकी सभी के सभी हैं ब्रह्मी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, अब हम इनके संदर्भ में कि इन पे लिखा हुआ क्या है, ये 14 जो बृहद शिलालेख हैं, इनमें प्रत्येक में लिखा हुआ क्या है। पहले में पशु बलि पर प्रतिबंध की बात कही गई है कि आज के बाद शाही रसोई में 2 मोर और 1 हरिण के अलावा बाकी जानवरों पर की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पर पशु बलि पर प्रतिबंध की बात कही गई है। दूसरे में मनुष्य और पशुओं दोनों के लिए कल्याणार्थ कार्य, जैसे कि उनके लिए पानी के लिए राजमार्गों पर कुएं खुदवाना, छायादार वृक्ष लगवाना, या पशु और मनुष्य दोनों के लिए औषधालय या चिकित्सालयों की व्यवस्था करना, ये भी एक बड़ी बात है। ये कहा जाता है या ये माना जाता है कि अशोक विश्व का पहला शासक है जिसने पशुओं की चिकित्सा पर भी बल दिया था, कि उनके लिए पशु औषधालयों की भी स्थापना की थी। तो इसमें पशु और मनुष्य दोनों के लिए औषधालयों की स्थापना का उल्लेख मिलता है द्वितीय
शिलालेख में। इसके अलावा द्वितीय शिलालेख में कुछ पड़ोसी राज्यों के भी नाम मिल रहे हैं, जिनमें कि जो दक्षिण के राज्य हैं उनके तो चोल, पांडे, केरलपुत, सुत्तियपुत और ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी यानी लंका। और एक यूनानी राजा का भी नाम मिलता है, और जो यवन राजा का नाम मिलता है वो है एंटियोकस। तो हम पहले चर्चा, हमारे प्रश्न में भी यह आया था कि किस शिलालेख में, तो दूसरे और 13वें दोनों में मिलता है इनका उल्लेख, लेकिन दूसरा ऑप्शन में नहीं था। तो आगे हम 13वें के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो इसमें जो पड़ोसी दक्षिण के राज्य हैं या यूनानी राज्य हैं उनका उल्लेख यूनानियों में केवल एक एंटियोकस का मिलता है, जबकि 13वें में 5 यवन राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो उनका उल्लेख मिलता है और मनुष्य और पशुओं के कल्याणार्थ कार्यों का उल्लेख मिलता है। तीसरे अभिलेख में अशोक ने युक्त, राजुक और प्रादेशिक नामक अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वो प्रति 5वें वर्ष संपूर्ण साम्राज्य का दौरा करेंगे, और उस दौरे को कहा गया अनुसंधान या अनुसायन। यानी तीसरे अभिलेख में अनुसायन के दौरे का वर्णन है, अनुसंधान के दौरे का वर्णन है, जो कि प्रति 5वें वर्ष ये 3 अधिकारी युक्त, राजुक और प्रादेशिक पूरे साम्राज्य का ये दौरा करेंगे। ध्यान रखना, तक्षशिला और उज्जैन में ये दौरा प्रति तीसरे वर्ष होता था। याद भी रह जाएगा, अगर आपको पता हो तो बिंदुसार के समय में बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, और उस विद्रोह का दमन अशोक ने किया था। तो जब अशोक ने उस विद्रोह का दमन किया था, तब वहाँ के नागरिक अशोक के पास आकर उन्होंने ये कहा था कि साहब, हम राज परिवार के या आपके खिलाफ नहीं हैं, जो यहाँ जो अधिकारी हैं, दुष्ट अधिकारी हैं, वो हम पर अत्याचार करते हैं और हमारी खैर खबर लेने वाला कोई नहीं है। तो उस समय अशोक ने उनको आश्वासन दिया था कि मैं समय समय पर आपके लिए कोई न कोई अधिकारी भेजूंगा। तो जब खुद राजा बन गया तो उसने वहां पर प्रति तीसरे वर्ष वो अधिकारी भेजना शुरू कर दिया कि हर 3 वर्ष से मैं आपके लिए समय समय पर अधिकारी भेजूंगा। तो इसलिए राजा बनने के बाद उसने तक्षशिला में हर तीसरे वर्ष, तो तक्षशिला में तो इसलिए, इसके अलावा उज्जैनी का या अवंती का वो खुद गवर्नर रहा था, तो इसलिए वहां भी तीसरे वर्ष। तो उज्जैनी और तक्षशिला में तो उसने प्रति तीसरे वर्ष इन तीनों अधिकारियों को भेजा था, और बाकी सभी जगह पर प्रति 5वें वर्ष ये साम्राज्य का दौरा करेंगे, और उस दौरे को कहा गया अनुसंधान या अनुसायन। ठीक है, तो इस तृतीय शिलालेख या वृहद शिलालेख से ये जानकारी मिलती है कि ये तीनों अधिकारी पूरे साम्राज्य का प्रति 5वें वर्ष दौरा करेंगे, और 2 स्थानों पर यानी तक्षशिला और उज्जैनी का ये दौरा करेंगे प्रति 5वें, वो तीसरे वर्ष। फिर चौथे, अच्छा उससे पहले ये बता दूं, ये तीनों आपको इजी वे से याद रह सकते हैं। मैंने कैसे याद किया, देखो, प्रथम से पशु बलि, दूसरे में दोनों के कल्याण की बात। दोनों कौन? मनुष्य और पशु, तो दोनों के कल्याण की बात। प्रथम शिलालेख में पशु बलि पर प्रतिबंध की बात, दूसरे में दोनों के कल्याण की बात, तीसरे में तीनों को निर्देश। तीनों कौन? युक्त, राजुक और प्रादेशिक। तो तीसरे में तीनों को निर्देश, तो याद करने में आपकी दिक्कत नहीं रहेगी। फिर उसके बाद में चतुर्थ शिलालेख में भेरी घोष के स्थान पर धम घोष पर बल, यानी रण घोष के स्थान पर धम घोष पर बल। इसको देखो थोड़ा सा, ये आपने महाभारत देखी होगी या जो भी कहीं, अगर आप पुराने युद्धों के बारे में देखोगे तो पहले क्या है, महाभारत का युद्ध जब शुरू, अभी हमने देखी होगी महाभारत टीवी में, तो महाभारत शुरू होने से पहले, यानी युद्ध, महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले शंख बजाया जाता है कृष्ण द्वारा। तो वो एक प्रकार का रण घोष है या भेरी घोष है। तो जब भी पहले युद्ध होता तो युद्ध की शुरुआत से पहले नगाड़ा या दुंदुभी या शंख बजाया जाता, यानी पहले कोई आदमी कोई पीटतो तो रोड़ा कर पहली कि भाई मतलब पीटूला, पहले वो सूचना देता उसकी। जबकि आजकल ऐसा नहीं है, आजकल तो इलाज करें पच बेरो पड़े कि उगो इलाज। खैर, तो यहाँ ये रण घोष, अब अशोक क्या कह रहा है कि आज के बाद वो नगाड़ा, वो शंख युद्ध में बजता था वो नहीं बजेगा, वो धम घोष मांगलिक कार्यों में बजेगा। यानी लड़ाई वाले अब आरती में ही बजेंगे, लड़ाई में नहीं बजेंगे, मांगलिक कार्यों में ही बजेंगे। तो वो भेरी घोष के स्थान पर धम घोष पर बल देता है। ठीक है, 5वें में धम महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख, जो कि अशोक ने
अपने राज्यारोहण के 13वें वर्ष बाद की थी। तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखना, इन धम्म महामात्रों की तुलना मुगल कालीन या औरंगजेब कालीन मुहत्सिबों से भी की जाती है, क्योंकि ये जनता के नैतिक आचरण की देखभाल का कार्य था इनका, और वही काम मुगल काल में मुहत्सिबों का था। तो कई बार ये पूछा भी गया है कि मुगल कालीन किन अधिकारियों की तुलना मौर्य कालीन महामात्रों से की जाती है, या मुगल कालीन मुहत्सिबों की तुलना मौर्य काल के या अशोक काल के किस अधिकारी से की जाती है, तो धम्म महामात्र से। ठीक है। इसके अलावा इस 5वें शिलालेख में अशोक के भाइयों के परिवार का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है। 6वें शिलालेख में प्रतिवेदकों को निर्देश दिया गया है, जो प्रतिवेदक प्रकार से रिपोर्टर जो अशोक को सूचनाएं देते थे, तो उनको यह निर्देश दिया गया है कि चाहे मैं किसी भी स्थिति में हूं, चाहे अंतःपुर में ही क्यों न हूं, जहां कहीं जैसी स्थिति में भी हूं, मेरे प्रतिवेदक प्रजाहित से संबंधित अगर कोई कार्य है तो मुझे उसकी तत्काल सूचना देंगे। इसका मतलब अशोक प्रजाहित के कार्यों को बहुत ज्यादा तरजीह देता था। तो ये इसमें बात कही गई है, इनको निर्देश दिया गया है कि प्रजाहित के कार्यों की सूचना उसके प्रतिवेदक हैं, वो किसी भी परिस्थिति में अशोक को तत्काल प्रस्तुत करेंगे। 7वां विलेख धार्मिक सहिष्णुता पर बल देता है। सहिष्णुता पर 12वां शिलालेख भी देता है, तो 7वां शिलालेख भी देता है। इसमें तो ये 7वें में तो ये बात कही गई है कि सभी जो पंथ हैं वो संयम और शुद्धता पर बल देते हैं, और सभी पंथों के निवासी सब जगह निवास करते हैं शांतिपूर्वक, और सब संयम और शांति चाहते हैं। ठीक है। और 12वें में अभी हम चर्चा करेंगे 12वें की आगे, तो ये 7वें में। 8वें में विहार यात्रा या शिकार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा की बात की गई है कि अब हमें शिकार के लिए यात्रा नहीं करनी है, धम्म के लिए यात्रा करनी है, धार्मिक उद्देश्यों के लिए यात्रा करनी है। जैसे अशोक ने इन यात्राओं की शुरुआत अपने राज्यारोहण के 10वें वर्ष में की थी। सबसे पहले 10वें वर्ष में बोध गया था, याद भी रह जाएगा। सबसे पहले धार्मिक क्रम में अशोक कहाँ गया, तो गया कब, 10वें वर्ष में। तो 8वें शिलालेख से यह जानकारी मिलती है कि अशोक ने शिकार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा की बात कही है। 9वें में सारे जो सामाजिक समारोह है, विशेष तौर से महिलाओं द्वारा जो सामाजिक समारोह किए जाते हैं, जिन पर कि अनावश्यक रूप से वे किया जाता है, उनकी निंदा की गई है। और 10वें में धम्म की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वें शिलालेख में दासों, सेवकों, परिचितों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति उदारता की बात कही गई है। 12वां विशेष है। 12वें में एक तो धार्मिक सहिष्णुता की बात कही गई है, और इसमें ये धार्मिक सहिष्णुता की बात कहते हुए, अच्छा 7वें में भी ये बात, लेकिन 12वें में एक वाक्य है कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे धर्म की निंदा करता है तो वह ऐसा करके अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचाता है। तो ये बात 12वें शिलालेख में लिखी हुई है, या पूछे किसकी कही हुई है, तो अशोक की कही हुई है। इसके अलावा इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी भी मिलती है। धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी तो 5वें शिलालेख से, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी 12वें शिलालेख से। फिर 13वां शिलालेख काफी महत्वपूर्ण है। एक तो कलिंग युद्ध की जानकारी, और कलिंग युद्ध से अशोक को जो पश्चाताप हुआ उसकी पूरी जानकारी है 13वें शिलालेख से। इसके अलावा इसमें पड़ोसी राज्यों का उल्लेख है, 5 यवन राजाओं का, जहां दूसरे में केवल एक यवन राजा जो सीरिया का था, एंटियोकस, उसी का था। वहीं इसमें 5 यवन राजा, सीरिया के एंटियोकस का, मिस्र के टोलमी का, या एंटिगोनस का, एपीरस का, मग का, इन 5 यवन राजाओं का उल्लेख मिलता है। और दक्षिण के चोल, पांडे, इनका उल्लेख इसमें मिलता है 13वें शिलालेख में। 14वें शिलालेख में इनका उद्देश्य क्या था, ये जो शिलालेख अशोक ने लिखवाए हैं, इनका उद्देश्य बताया गया है और इनका सार, और ये बात कही गई है कि मैं आगे भी इस प्रकार के ये अभिलेख लिखवाऊंगा। तो ये बात ये रही इन जो 14 शिलालेख 8 विभिन्न स्थानों से। अच्छा, इनके अलावा एक छोटी सी हम बात करें, अभी हम चर्चा भी कर रहे थे कि धौली और जोगढ़ वाले हैं। धौली और जोगढ़ शिलाओं में 11, 12, 13 के स्थान पर सभी में, एक बार पुनः थोड़ा सा इसको समझने के क्रम में कि ये शिलाएं हैं, और ये एक शिला, और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 14 बातें हैं। ठीक है, सभी जगह हैं,
लेकिन धोली और जोगड़ में क्या किया, इनके स्थान पर अलग से दो लेख लिखवा दिए। ये नहीं है, क्यों नहीं है, इसके पीछे कारण है, क्योंकि इनसे जैसे मोस्टली 13वें से, हालांकि इनमें दो में भी पुट है वो, लेकिन मोस्टली 13वें से क्या मिलती है, कलिंग युद्ध की जानकारी। अब कलिंग युद्ध की जानकारी, हालांकि वो पश्चाताप कर रहा है उस पर, लेकिन एक बात देखो, जनरली जैसे मान लो कि मेरी क्लास में कोई व्यक्ति आए और मैं उसको ये कहूँ कि यार उस दिन मैंने तेरी पिटाई कर दी, ज़्यादा ही दे ली, अगर मैं उस पर पश्चाताप करूं, जबकि वो 5 या 10 साल बाद मुझसे मिला है, क्लास में आया है, इसका मतलब मैंने उसके घाव को हरा कर दिया, ये बात उसको बता दी। और फिर दूसरे दिन फिर ये कहूं कि यार जके दिन बा और तो कोई मर्जी की मुंडा प्रति बात क्यों ज़्यादा ही लागी, अगर ये बात कहूँगा तो सीधी दिखती बात है उसको वो बात फील होगी। तो इसलिए अशोक ने देखो कितनी समझदारी का काम में लिया कि वो बात धोली और जोगड़ कहाँ है, उड़ीसा में, कलिंग कहाँ है, उड़ीसा में, इसलिए और कलिंग को जीता था, तो इसलिए उस युद्ध वाली बात चाहे वो पश्चाताप के क्रम में ही कही हो कि उस जनता को दोबारा ये बात याद नहीं दिलानी है, इसलिए उसने इनके स्थान पर नई दो बातें लिखवा दी, पृथक लिखवा दिए, जिनको हम बोलते हैं पृथक कलिंग अभिलेख प्रथम और पृथक कलिंग अभिलेख द्वितीय। अर्थात 11, 12, 13 के स्थान पर जो दो अलग से लेख लिखे हैं उन्हें बोलते हैं हम पृथक कलिंग अभिलेख, जो कि प्रथम और द्वितीय। और इन दोनों में एक प्रसिद्ध बात कही गई है कि संपूर्ण प्रजा मेरी संतान है। पृथक कलिंग अभिलेख प्रथम में भी ये वाक्य लिखा हुआ है, तो पृथक कलिंग अभिलेख दूसरे में भी लिखा हुआ है कि संपूर्ण प्रजा मेरी संतान है। अब एक और ध्यान देना है कि वो जो 8 शिलाएं हैं जिनमें ये 12 और 13 नंबर की बात है, 12 और 13 नंबर की बात है 8 शिलाओं में, उनके अलावा कर्नाटक का सन्नाती और अफगानिस्तान के कंधार से भी 2 मिले हैं। तो कई बार इसीलिए हम क्रम में उन शिलाओं को 10 कर देते हैं कि 10 शिलाएं, लेकिन इन 2 में बाकी बातें न होकर ये 12 और 13 नंबर के अभिलेख, यानी 12 नंबर पर जो धार्मिक सहिष्णुता वाली बात है वो सन्नाती में लिखी हुई है, और वो कलिंग युद्ध वाली बात है वो सन्नाती में लिखी हुई है, और वो की वो बातें इस कंधार में भी लिखी हुई है। एक बार दोबारा इसको सुन लो। 8 स्थान हैं, शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, धोली, जोगढ़, गिरनार, सोपारा, एरागुड्डी, उनमें 14 बात लिखी हुई है। ठीक है, अब प्रत्येक में प्रथम में क्या है, द्वितीय में क्या है, ये बातें हमें अभी चर्चा कर चुके हैं पहले, लेकिन धोली और जोगढ़ में इनके स्थान पर बाकी तो कॉमन है, 11, 12, 13 के स्थान पर 2 अलग बात लिख दी, इनको तो हटा दिया और 2 अलग लिख दी, और उनको नाम दे दिया पृथक कलिंग अभिलेख प्रथम और पृथक कलिंग अभिलेख द्वितीय। ठीक है, सन्नाती और कंधार अभिलेख, जो कंधार से मिली हैं जो शिलाएं, उनमें इनमें जो 12 और 13 नंबर पर बात लिखी हुई है वो दोनों बातें इनमें भी हैं, सन्नाती और कंधार में भी है। इसके अलावा एक बड़ी जानकारी और कि सन्नाती अभिलेख में, शिलालेख में ये 12 और 13 नंबर की बात भी लिखी हुई है, यानी धार्मिक सहिष्णुता वाली बात भी, कलिंग युद्ध वाली बात भी। इसके अलावा ये पृथक कलिंग अभिलेख भी लिखे हुए हैं। एकमात्र सन्नाती अभिलेख ऐसा है, शिलालेख ऐसा है जिसमें पृथक कलिंग अभिलेख भी लिखे हुए हैं, तो 12 और 13 नंबर के लेख जो इनमें हैं वो भी लिखे हुए हैं। केवल एक सन्नाती है, क्योंकि धोली और जोगढ़ में तो 12 और 13 के, यानी 11, 12, 13 हटा दिए तो ये नहीं है, और बाकी में पृथक कलिंग अभिलेख नहीं है, लेकिन इस सन्नाती में दोनों हैं, यानी 12 और 13 भी है तो पृथक कलिंग अभिलेख भी है जो कर्नाटक से मिला है। ठीक है, अब आगे चर्चा करें हम। ये जो वृहद शिलालेख है, इनके अलावा अनेक स्थानों से लघु शिलालेख भी मिले हैं, जिनमें मास्की जो कर्नाटक में है, उदगेमल, निट्टूर ये कर्नाटक में है। अच्छा, पहले वैसे बता दूं, अशोक के सबसे ज़्यादा अभिलेख हैं वो कर्नाटक राज्य से ही मिले हैं। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख कर्नाटक राज्य से ही मिले हैं। कल हम जब हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की चर्चा कर रहे थे तो सभी, क्योंकि हम पुराने उस
यानी पूरा पाठ नहीं पढ़ रहे थे, फिर भी बताता हूं कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल तो मिले हैं गुजरात राज्य से, जबकि अशोक के सर्वाधिक अभिलेख हैं वो मिले हैं कर्नाटक राज्य से। ठीक है, तो इसके अलावा ये गुर्जरा, रूपनाथ, बैराठ, सासाराम, एरागुड्डी, राजुल मंडल, अच्छा एरागुड्डी से वृहद शिलालेख भी है, पहले चर्चा कर चुके हैं, जो आंध्र प्रदेश में है एरागुड्डी, वहां से वृहद शिलालेख भी है, तो लघु शिलालेख भी है एरागुड्डी में। राजुल मंडगिरी ये दोनों आंध्र प्रदेश में है, तक्षशिला पाकिस्तान में है, लगमान अफगानिस्तान में है। अच्छा, इनमें मैंने पहले बताया था कि भारत में है वो सब के सब ब्रह्मी लिपि में है। हाँ, एरागुड्डी के संदर्भ में एक नई बात अभी हम चर्चा करेंगे कि एरागुड्डी ब्रह्मी और खरोष्टी दोनों में है, ऐसा न होकर मूलतः क्या है, एरागुड्डी अभिलेख में ब्रह्मी लिपि ही, पहले तो ब्रह्मी की भांति, ब्रह्मी कैसे लिखी जाती, बाएं से दाएं, खरोष्टी कैसे लिखी जाती, दाएं से बाएं, याद भी हो जाएगा, मिक्स नहीं होगा। देखो ब्रह्मी बाएं से, ब्रह्मी बाएं से, झांसी कठिन जगह दाएं ये, तो ब्रह्मी बाएं से दाएं, तो खरोष्टी क्या होगा, उल्टा हो जाएगी, दाएं से बाएं। ठीक है, तो इसमें क्या है मूलतः है, देखो पहले बताता हूं थोड़ा सा, मैं एक खाली ले लेते हैं पहले। अभी मैं देवनागरी लिपि लिखता हूं क्योंकि मुझे ब्रह्मी और खरोष्टी आती नहीं है, लेकिन इसकी भांति ब्रह्मी ऐसे लिखी जाती, बाएं से दाएं, तो राम आम, मैं देवनागरी लिपि लिख रहा हूं, खाता है। लेकिन अब इसमें क्या है, यही बात खरोष्टी में उल्टी लिख दी इस प्रकार से, है तो ब्रह्मी में लेकिन खरोष्टी की भांति लिख दी, खरोष्टी की भांति लिख दी, तो ये उल्टा इस प्रकार से, है तो लिपि वे की लेकिन इसको इस प्रकार से लिख दिया, है तो ब्रह्मी लिपि। तो अगर ये पूछें कि ब्रह्मी लिपि बाएं से दाएं और फिर दाएं से खरोष्टी की भांति दाएं से बाएं किस में है, तो भी एरागुड्डी। और हालांकि प्रश्न एक बार ये भी आया हुआ है एक एग्जाम में कि अशोक का ऐसा अभिलेख जो ब्रह्मी और खरोष्टी, और उसमें एरागुड्डी माना गया है, तो अगर ऐसी बात है तो एरागुड्डी, लेकिन वस्तुतः एरागुड्डी अभिलेख में ब्रह्मी लिपि ही पहले बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं लिखी हुई है। कौन से में, एरागुड्डी अभिलेख में। ठीक है, अब वापस हम एक एक इनकी चर्चा करें। पहली बात, अशोक के अभिलेखों में उसके व्यक्तिगत नाम का उल्लेख बहुत कम हुआ है, उसके स्थान पर उसकी उपाधि प्रियदर्शी और देवा नाम प्रिय का उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो उसके व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है वो इन अभिलेखों में मास्की, उदगेमल, निट्टूर और गुर्जरा, अमूमन प्राय ज्यादा एग्जाम में आता है मास्की और गुर्जरा का नाम। मास्की कर्नाटक में, गुर्जरा मध्य प्रदेश में है, तो मास्की, गुर्जरा, उदगेमल और निट्टूर, इन चार जो लघु शिलालेख हैं उनमें अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। बाकी जगह ये नाम ने मिलकर देवा नाम प्रिय या प्रियदर्शी या दोनों एक साथ, इस प्रकार से। ठीक है, अच्छा, बैराठ अभिलेख लघु शिलालेखों में सबसे बड़ा है, इसमें बौद्ध त्रिरत्नों का और कुछ बौद्ध ग्रंथों का भी उल्लेख है। इसमें बौद्ध त्रिरत्न भी है, बुद्ध धर्म और संघ, और कुछ बौद्ध जो धर्म ग्रंथ हैं उनका भी उल्लेख है, और यह अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी होने का बहुत बड़ा प्रमाण माना जाता है, राजस्थान से ही मिला है। सासाराम बिहार से एक लघु शिलालेख मिला है। इसके अलावा एरागुड्डी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि वहां से वृहद शिलालेख भी है, लघु शिलालेख भी है। अच्छा, ये देखो याद करने में थोड़ा सा बताता हूं कि एरागुड्डी और मंडलगिरी, तो मंडगिरी, गुड्डी और गिरी दोनों आंध्र प्रदेश से। मैंने कैसे याद किया थोड़ा सा ये बता दूं कि मोस्टली ज़्यादातर कर्नाटक से हैं, तो इसलिए कर्नाटक को तो हम लास्ट में लें। पहली बात हमें जो याद है, बैराठ, चूंकि मैं खुद राजस्थान से हूं तो मुझे पता है कि बैराठ राजस्थान में है। फिर दूसरा, ये सासाराम प्राय शेरशाह सूरी का मकबरा प्रसिद्ध है और वो सासाराम बिहार में है, तो ये भी हमें याद है। एरागुड्डी की पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि एरागुड्डी आंध्र प्रदेश में है, तो गुड्डी और गिरी दोनों आंध्र प्रदेश में, गुड्डी गिरी, तो ये दोनों आंध्र प्रदेश में है, तो ये भी ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। फिर तक्षशिला विश्वविद्यालय के क्रम में जब हम पढ़ते हैं तो पाकिस्तान, और ये लगमान और जो शेर-ए-कुन्ना है ये दोनों अफगानिस्तान, ये तो याद करने होंगे। फिर इनके अलावा देखो गुजरात और कर्नाटक के,
इसके मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बच्चे हैं, तो कर्नाटक के तो सर्वाधिक हैं। मध्य प्रदेश वाले मैंने कैसे याद किए कि ये थोड़ा सा, हालांकि क्योंकि फिल्मों का शौक भी है, और आपने एक मेला फिल्म देखी होगी, मध्य प्रदेश की चंबल की घाटियों में उसका फिल्मांकन हुआ, और मेला फिल्म में रूपा और गुर्जर दो पात्र रहते हैं। तो मैंने कैसे याद किया कि देखो, रूपा रूपनाथ और गुर्जर ये गुर्जरा, तो अपने आप ही रूपा यानी रूपनाथ और गुर्जरा ये दोनों के दोनों क्या हैं, मध्य प्रदेश। वैसे भी मेला मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार से मैंने जो याद किए हैं वो उस क्रम में बता रहा हूं। फिर अच्छा, उससे पहले एक थोड़ी सी ये बात, और ये अशोक के जो खरोष्टी लिपि में थे वो तो थे शाहबाजगढ़ी और मानसेरा शिलालेख, ठीक है। ये तक्षशिला और लगमान दोनों अरेमाइक लिपि में है, अरेमाइक लिपि में है। शाहबाजगढ़ी मानसेरा खरोष्टी में थे, तक्षशिला और लगमान अरेमाइक में है। और ये सेरेकुन्ना कंधार के समीप मिला है, सेरेकुन्ना है वो है ग्रीक और अरेमाइक दोनों में, यानी द्विलिपि और द्विभाषिक, दो भाषा, क्योंकि भाई अरेमाइक भाषा भी है, अरेमाइक लिए, तो द्विभाषिक अभिलेख कौन सा अगर ये पूछें तो उसका उत्तर होगा सेरेकुन्ना, जो कि कंधार अफगानिस्तान में है। कौन सी दो लिपियां हैं इसमें, अरेमाइक और ग्रीक। अब आगे बढ़ते हैं हम स्तंभ लेख के क्रम में। वो तो थे शिलालेख जो शिलाओं पर लिखे हुए थे, वृहद शिलालेख पहले, फिर वृहद शिलालेखों की संख्या है 14, शिलालेख या वृहद शिलालेखों की संख्या 14, और फिर स्तंभ लेख। स्तंभ लेखों को दो भागों में, वृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। ये वृहद स्तंभ लेख 6 विभिन्न स्थानों से मिले हैं और इनकी संख्या 7 है, यानी 6 खंबा जिन पर की 7-7 लेख लिखे हुए हैं। ऐसे 6 जो स्तंभ हैं कौन कौन से हैं, दिल्ली टोप, वो दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपर। अच्छा, ये नाम डबल नाम क्यों आ रहे हैं, पहले ये बता दूं मैं थोड़ा सा कि दिल्ली मेरठ मूलतः ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में था, फिरोज तुगलक द्वारा। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक द्वारा ये मेरठ से दिल्ली लाया गया था। और पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि सबसे पहले टिफेनथेलर ने इसी स्तंभ को खोजा था, तो ये फिरोज तुगलक द्वारा लाया गया है। फिर दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा मूलतः हरियाणा के यमुनानगर के टोपरा नामक स्थान पर था और फिरोज तुगलक द्वारा ही दिल्ली लाया गया था ये, ठीक है। तो ये डबल नाम इसलिए कि था मेरठ में अब दिल्ली में है, था टोपरा में अब दिल्ली में है। लाया किन के द्वारा है, फिरोज तुगलक द्वारा, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज तुगलक द्वारा ये वहाँ पर मंगवाया गया या लाया गया है, ठीक है। ये तीनों रामपुरवा, लोरिया अरराज और लोरिया नंदगढ़ तीनों के तीनों बिहार के चंपारण में हैं, बिहार में हैं ये तीनों, बिहार में। अब आप ये कहोगे साहब इनमें भी ये लोरिया अरराज, लोरिया नंदगढ़ ये कैसे है, देखो ये भी लोरिया अरराज, लोरिया नंदगढ़ ये एक ही गांव का नाम। जैसे भाई मेरे गांव का नाम सांवलोदा पुरोहितान, पास में ये सांवलोदा धायलान, तो नाम तो दो हो गए लेकिन एक ही हो गया, तो ये तो एक ही जगह, ये तो स्थिति के कारण, और ये नाम है तो यहाँ थे। तो लोरिया अरराज, लोरिया नंदगढ़, ठीक है। ये तीनों के तीनों बिहार के चंपारण में है। और इलाहाबाद कौसाम्बी या प्रयाग कौसाम्बी, प्रयागराज कौसाम्बी, ये मूलतः उत्तर प्रदेश के कौसाम्बी में था, लेकिन अब प्रयागराज में या इलाहाबाद में है। और ये अकबर द्वारा या अकबर के समय में, अकबर के समय में ये इलाहाबाद लाया गया है, ठीक है। अच्छा, इस इलाहाबाद स्तंभ समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अशोक के इसी इलाहाबाद कौसाम्बी स्तंभ पर लिखी हुई है। तो इस पे अशोक का भी लेख भी लिखा हुआ है, तो समुद्रगुप्त का भी लिखा हुआ है, और अकबर के समय में बीरबल का लेख भी लिखा हुआ है, आगे चलकर जहांगीर का लेख भी लिखा हुआ है इलाहाबाद कौसाम्बी स्तंभ पर। इसके अलावा लोरिया नंदगढ़ पर औरंगजेब का लेख लिखा हुआ है, लोरिया नंदगढ़ पर औरंगजेब का लेख लिखा हुआ है। तो दिल्ली टोपरा पर अशोक के अलावा जो विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव का लेख भी है, जो कि 1164 ईस्वी का है। तो विशलदेव का लेख भी कौन से पर, दिल्ली टोपरा पर। अच्छा, एक बात कि इनमें 7 लेख थे,
लेकिन सातों लेख केवल दिल्ली टोपरा में ही सुरक्षित हैं, बाकी में सुरक्षित नहीं है। अब पहले ये थोड़ा सा मिक्स होता था कि साहब ये सातों लेख दिल्ली मेरठ में है या दिल्ली टोपरा में है, तो मेरे तो अब इसलिए मिक्स नहीं होता कि मैंने दिल्ली टोपरा को टोपी यानी हेलमेट समझ लिया। भाई मैंने ये सोच लिया कि दिल्ली टोपरा यानी टोपी हेलमेट, तो हेलमेट है तो ये सुरक्षित है, यानी इसमें सातों लेख हैं वो सुरक्षित हैं। मैंने इसे याद कर लिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो एक बार पुनः बताता हूँ कि दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा दोनों के दोनों फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली लाए गए हैं, और रामपुरवा, लोरिया अर्राज और लोरिया नंदगढ़ तीनों बिहार के चंपारण में हैं। दिल्ली टोपरा पर अशोक के अलावा विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव का लेख भी लिखा हुआ है, जबकि लोरिया नंदगढ़ पर औरंगजेब का लेख भी लिखा हुआ है। और इलाहाबाद कौशाम्बी, जो कि कौशाम्बी में था उत्तर प्रदेश में, अभी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है या प्रयाग में है, और अकबर के समय ये लाया गया है। ठीक है, चलो खैर आगे चर्चा करें हम। अब इन स्तंभों पर, यानी जो ये 6 स्थानों से स्तंभ मिले हैं, इन पर जो 7 लेख लिखे हुए थे उनमें क्या क्या लिखा हुआ था। पहले प्रथम स्तंभ लेख है, इनमें धम्म महामात्रों को प्रजा की भलाई के निर्देश दिए गए हैं। दूसरे में धम्म की परिभाषा, अच्छा धम्म की परिभाषा दूसरे में भी है, 7वें में भी है, 7वें स्तंभ लेख में भी है, दूसरे स्तंभ लेख में भी है धम्म की परिभाषा। लेकिन स्पष्टतः इसमें पहले प्रश्न पूछकर कि कियमचू धम्मे, कि धम्म क्या है, पहले खुद अशोक ने प्रश्न पूछा है, फिर उसका उत्तर दिया है। तो इसमें विशेष बड़ी बात यह है कि इसमें धम्म की परिभाषा दी गई है। तीसरे स्तंभ लेख में एक तो 5 प्रकार के पाप गिनाए गए हैं, इसके अलावा इसमें एक प्रसिद्ध बात कही गई है कि मनुष्य अपने द्वारा किए गए सद्कर्मों या अच्छे कर्मों को तो देखता है या याद करता है, लेकिन अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों को याद नहीं करता। तो अगर ये पूछें कि ये अशोक का वाक्य किस अभिलेख में है, तो किसमें, तृतीय स्तंभ लेख में है। ठीक है, फिर चतुर्थ स्तंभ लेख में राजूकों की तुलना को, यानी राजूकों को ये निर्देश दिया गया, बताया गया है कि मैं ठीक उसी प्रकार से, राजूकों के संदर्भ में कहा गया है कि मैं उसी प्रकार से निश्चिंत हूं जिस प्रकार से एक माता अपने बच्चे को किसी कुशलदाय को सौंपकर निश्चिंत हो जाती है, वैसे ही मैं राजूकों के भरोसे अपनी प्रजा को छोड़कर निश्चिंत हूं। तो राजूकों की तुलना एक धाय से की है, कौन से में, चतुर्थ स्तंभ लेख में। 5वें स्तंभ लेख में पशु बलि पर प्रतिबंध की बात कही गई है। ध्यान रखना, पशु बलि पर प्रतिबंध की बात अशोक के प्रथम शिलालेख में भी थी। शिलालेख तो था प्रथम, और स्तंभ लेख कौन सा है, 5वां। वैसे देखो मैं कैसे याद रखता हूं कि चाहे पशु बलि पर प्रतिबंध की बात पहला और 5वां में, तो देखो पशु बलि प्रतिबंध पहला 5वां, लेकिन ध्यान रखना प्रथम है वो तो शिलालेख है, और 5वां है वो स्तंभ लेख है। ठीक है, लेकिन याद सहजता से हो जाएगा कि वहां भी पै है, पशु बलि में भी पै है, प्रथम में भी पै है, प्रतिबंध में भी पै है, 5वें में भी पै है, तो याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो एक तो 5वें में पशु बलि पर प्रतिबंध, दूसरी बात उसमें तो केवल 2 ही पशु पक्षियों के नाम थे, इसमें 23 पशु पक्षियों के नामों की सूची दी गई है। तो अगर आपसे ये पूछें कि किस स्तंभ लेख में या किस अभिलेख में जो पशु पक्षी हैं उनके नामों की सूची दी गई है, तो उसका उत्तर होगा 5वां स्तंभ लेख। इसके अलावा घोड़ों व बैलों को दागने पर प्रतिबंध की बात कही गई है। हम मध्यकाल में देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा का प्रचलन किया था। इसका मतलब ये प्रथा पहले भी प्रचलित थी, लेकिन बाद में अशोक ने इसको प्रतिबंधित कर दिया था। तो ये घोड़ों और बैलों को दागने की प्रथा को प्रतिबंध किया था। ठीक है, 6ठे स्तंभ लेख में सभी संप्रदायों के सम्मान की बात कही गई है कि अशोक सभी संप्रदायों का सम्मान करता है। और 7वां स्तंभ लेख जो कि केवल किस में है, दिल्ली टोपरा में सुरक्षित है। 7वां स्तंभ लेख बाकी में नहीं है, केवल दिल्ली टोपरा में सुरक्षित है। उसमें क्या बात है, एक तो धम्म की व्याख्या की गई है, यानी परिभाषा दी गई है, जो कि दूसरे में भी है, और एक लोक कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख है, उन्हीं कार्यों का जो कि अशोक के दूसरे शिलालेख में है कि छायादार वृक्ष लगवाना, कुएं या जो भी यानी
पानी के लिए कुएं, तालाब आदि की व्यवस्था करना, तो ये दूसरे शिलालेख में भी है। इसके अलावा एक बड़ी बात, इसमें बौद्ध संघ के साथ साथ आजीवक संघ और निग्रंथ संघ, निग्रंथ यानी जैन संघ का भी उल्लेख है। इसका मतलब अशोक के अभिलेखों में जैन धर्म का नाम, जैन संघ का नाम किस नाम से? निग्रंथ संघ नाम से। ये क्रम है, इस क्रम से ही सबसे पहले बौद्ध संघ, फिर आजीवक संघ और फिर निग्रंथ संघ या जैन संघ का उल्लेख है 7वें स्तंभ लेख में। तो ये इन स्तंभ लेखों के अलावा, वृहत स्तंभ लेखों के अलावा 7 हैं, यानी पहले तो जो शिला थी उस पर तो 14 लेख लिखे हुए थे, और इसके अलावा कुछ लघु शिलालेख और थे, और जो स्तंभ हैं, खंबे, उन पर जो 6 स्थानों से मिले हैं जिन पर कि 7-7 लेख लिखे हुए हैं। अब लघु स्तंभ लेख ये हैं सांची, सारनाथ, कौशाम्बी। सांची मध्य प्रदेश में, सारनाथ कौशाम्बी यूपी में, निगलवी सागर और रूमंदेई नेपाल में। अब इनमें क्या बात कही गई है? तीनों में एक कॉमन बात तो ये है कि संघ भेद को रोकने के आदेश। बौद्ध संघ में फूट डालने, अगर कोई डालने का प्रयास करेगा तो उसे श्वेत वस्त्र पहनाकर निर्वासित कर दिया जाएगा। देखो, श्वेत वस्त्र उस समय, आज तो एक कुलीनता का प्रतीक है, लेकिन उस काल में यह माना जाता था कि जो एक प्रकार से ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको निम्न श्रेणी, हे श्रेणी, सामाजिक तौर पर बहिष्कृत माना जाता। भाई समय समय की बात है, जैसे मध्यकाल में हम सल्तनत काल में या मुगल काल में, मुस्लिम काल में देखते हैं, न्याय के लिए अगर किसी व्यक्ति को न्याय की आवश्यकता होती तो वो लाल कपड़े पहनता, और आज देखो अब लाल कपड़ा कत्ता जो भी। तो खैर जो भी है, तो यहाँ ये आदेश संघ भेद को एक तो रोकने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा कौशाम्बी में अलग से बात, कौशाम्बी अभिलेख में संघ भेद को रोकने की बात के अलावा अशोक की रानी है कारुवाकी, उस रानी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का वर्णन है। इस कारण इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौन से को? कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। और अशोक के अभिलेखों में केवल उसकी एक रानी, रानी तो बड़ी सारी ही, लेकिन नाम अभिलेखों में केवल एक रानी का उल्लेख मिलता है। किसका? कारुवाकी का। और पुत्र भी बहुत से थे, लेकिन एक ही पुत्र का उल्लेख मिलता है। किसका? तीवर का। और इन दोनों का उल्लेख किसमें मिलता है? कौशाम्बी अभिलेख में मिलता है। ठीक है, अशोक के अभिलेखों में केवल उसकी एक रानी कारुवाकी और केवल एक पुत्र तीवर का ही उल्लेख मिलता है, और इन दोनों का उल्लेख कौशाम्बी अभिलेख में। निगलवी सागर या निगलवा सागर अभिलेख है, इसमें यह जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने राज्यारोहण के 14वें वर्ष में कनक मुनि स्तूप का संवर्धन करवाया था, अर्थात उसे बड़ा बनवाया था। पहले बना हुआ था, उससे उसे दुगुना आकार दिया था। कि कनक मुनि स्तूप के संवर्धन की जानकारी मिलती है। किससे? निगलवी सागर अभिलेख से। रूमंदेई अभिलेख काफी महत्वपूर्ण है, और यह अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख माना जाता है। इस रूमंदेई अभिलेख में सबसे बड़ी जानकारी तो ये मिलती है कि अशोक ने महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान पर भूमि कर की दर को, जिसको भाग कहा गया है, भूमि कर को भाग कहा गया है, इस रूमंदेई अभिलेख में भी नाम है कि भूमि कर की दर को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। इसका मतलब ये भी जानकारी मिल रही है कि मौर्य काल में भू राजस्व की दर क्या थी, तो 1/6 थी, लेकिन महात्मा बुद्ध के जन्म के स्थान पर क्या कर दिया? 1/8 कर दिया। ये जानकारी मिलती है। तो इसमें 2 कर, एक तो भाग और एक बलि, इन दोनों का उल्लेख मिलता है। और चूंकि आर्थिक परिचर्चा है ये, तो इसलिए इस अभिलेख को आर्थिक अभिलेख भी कहा गया है। ठीक है, अब बात करें हम गुहालेख की। पहला था हमारा बिंदु शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहालेख, जो कि गुफाओं पर लिखे हुए हैं। गुहालेख अशोक ने, अच्छा पहले सबसे बड़ी बात, भारत में कृत्रिम गुफाओं का निर्माण सबसे पहले अशोक के काल में ही हुआ था। अशोक ने ही बनवाई थी कृत्रिम गुफाएं। पहले प्राकृतिक गुफाएं थी,
लेकिन कृत्रिम गुफाओं का निर्माण भारत में सबसे पहले अशोक ने ही करवाया था। अशोक से पहले कृत्रिम गुफाएं नहीं थी। ठीक है, पहला शासक। दूसरी बात, मौर्य काल की गुफा, शासक किसने बनाई है महत्वपूर्ण नहीं है। मौर्य काल की गुफाएं हैं वो आजीवक संप्रदाय के लिए हैं। गुप्त काल में बनी हुई गुफाएं या मौर्य काल के बाद बनी हुई गुफाएं वो तो बौद्ध धर्म के लिए भी हैं और अन्य संप्रदायों के लिए भी हैं, या किसी धर्म से संबंध भी नहीं है। लेकिन मौर्य काल में बनी हुई गुफाएं हैं वो मोस्टली आजीवक संप्रदाय से संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पहली बात, अशोक ने जो गुफाएं बनाई वो बिहार के गया जिले में है और गया जिले की बाराबर की पहाड़ी में है। और किन के लिए? आजीवक संप्रदाय के लिए। जबकि अशोक खुद किस धर्म संप्रदाय का माना गया है? बौद्ध धर्मावलंबी माना गया है। लेकिन उसने जो गुफाएं बनाई वो किस संप्रदाय के लिए हैं? आजीवक संप्रदाय के लिए हैं। और ये बात हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पहला शासक है जिसने भारत में कृत्रिम गुफाओं का निर्माण करवाया था। जो गुफाएं हैं उनमें एक करण चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा और विश्व झोंपड़ी गुफा, ये गुफा हैं। और इन गुफाओं पर प्राकृत भाषा में और ब्रह्मी लिपि में लेख लिखे हुए हैं कि अशोक ने आजीवक भिक्षुओं के लिए इन गुफाओं का निर्माण करवाया था। इसकी जानकारी उन लेखों से मिलती है। ये दो प्रश्न हैं, दोनों एक साथ लेने का मूल उद्देश्य ये है कि दोनों के दोनों ये प्रश्न अशोक के स्तंभों से हैं। तो आज अगर घड़ी की तरफ देखें तो ये लग रहा है कि शायद समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो इन प्रश्नों को हम ऐसा करते हैं, अगले अंक में कल ले लेते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।